वन वेलकम टू एग्री विद निमोनिक। इस सीरीज़ में आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हमने शुरू किया हुआ है एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी में हम पढ़ रहे हैं एग्रोमेट्रोलॉजी, जिसमें हमने पढ़ लिया है क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन। आज एक क्लासिफिकेशन और रहती है जो पिछले लेक्चर में हमने कवर नहीं की थी। आज हम उससे स्टार्ट करेंगे और कुछ वेदर के एलिमेंट होते हैं, आज उन सब वेदर एलिमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, हमने पीछे पढ़ा था, बहुत सारी क्लासिफिकेशन आई, कूपन की आई, थॉर्नथवेट की आई, तो उसी में आज एक आगे पढ़ेंगे मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स, जो कि कृष्णन एंड सिंह ने इसको सबसे पहले बताया था। इसकी डिस्कवरी ही इन्होंने की थी, जो कि एक काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, तो इसको ज़रूर याद रखना। तो ये इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? प्रेसिपिटेशन माइनस पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन को माइनस कर दिया जाता है, बाई में इसी से डिवाइड कर दिया जाता है। अब प्रेसिपिटेशन तो जैसा कि हमें पता है इसका मतलब होता है रेनफॉल, और पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन कहाँ होता है? जो कोई भी अर्थ सरफेस से जो पानी से उसकी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो प्लांट से वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब हीट उसके ऊपर पड़ती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो एक टाइम पे एक सोइल है और उसके ऊपर कोई प्लांट लगा हुआ है, तो एक टाइम पे दोनों से ही वेपोरेशन हो रही होगी, उन दोनों से ही वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो तब वो दोनों एक साथ होते हैं, प्लांट से भी जाता है और हमारी अर्थ सरफेस से भी जाता है, सोइल से भी जाता है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो इस वे से हम इसको एमडीआई वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब एमडीआई वैल्यू के बेस पे कृष्णन एंड सिंह ने इसको क्लासीफाई किया है डिफरेंट टाइप में। जैसे कि अगर ये एमडीआई वैल्यू है 100 से अबो आएगी, इस फॉर्मूला के थ्रू जो कैलकुलेट करेंगे, तो वो पर ह्यूमिड कंडीशन से होगी कि वहाँ पे काफ़ी अमाउंट में पानी है। अगर यही वैल्यू 20 से 100 हो गई तो ह्यूमिड है वहाँ पे कंडीशन एरिया में। अगर यही वैल्यू 0 से 20 हो गई तो कुछ ना कुछ मॉइस्टनेस है उसके अंदर, सॉइल के अंदर, जो कि एक सब ह्यूमिड कंडीशन हो जाएगी। आगे फिर वैल्यू नेगेटिव में चलने लगेगी। अगर 0 से -33.3 तक हमारी एमडीआई वैल्यू आ रही है तो वहाँ पे मॉइस्ट नहीं, वहाँ पे ड्राई सब ह्यूमिड कंडीशन हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी। और इसका भी डबल कर दें तो -66.7 या 6 से लेके -33 तक है वैल्यू। देखो माइनस में ये वैल्यू छोटी होती है, ये बड़ी होती है। जितनी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे वैल्यू बड़ी दिखेगी वो छोटी होती जाएगी नेगेटिव लगते, जैसे कि -1 बड़ा है और -2 छोटा है, तो ये और भी कम वैल्यू हो रही है, -33 से -66 हो रही है। तो ये है कि सेमी एरिड टाइप कंडीशन बन जाएगी कि वहाँ पे पानी है नहीं इतना। फिर उसके बाद -66 से -100 तक अगर वैल्यू चली जाएगी तो टोटली एरिड कंडीशन हो जाएगी। देखो कहाँ हमने +100 से स्टार्ट किया और कहाँ हम -100 पे पहुँच गए, तो -100 में क्या आ जाएगी? बिल्कुल ही एरिड कंडीशन आ जाएगी। और जो ये क्लासिफिकेशन है, जैसे आईसीआर बहुत सारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलाता है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होते हैं? इसमें होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट किसी एक टॉपिक को लेके उस पर रिसर्च करते हैं। लाइक मेज़ हो गया, सबसे पहले हमारे इंडिया में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट मेज पे स्टार्ट हुआ था, जो कि हुआ था 1957 में। ठीक है, इसमें डिफरेंट जगह के इंस्टीट्यूट किसी एक वैरायटी पे काम करेंगे, किसी एक स्पीसीज पे काम करेंगे, तो उसको ट्रायल लेके उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जोन में परफॉर्म करेंगे। तो देख लो, अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह परफॉर्म करेंगे, वो कहीं ना कहीं वैरायटी तो कहीं ना कहीं तो शूट हो ही जाएगी, मतलब वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगी कहीं ना कहीं। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट कभी भी फेल नहीं होता, क्योंकि उसमें जो रिसर्च की जा रही है वो किसी न किसी इन्वायरमेंट में कैपेबल होगी ग्रो होने को। तो ये जो प्रोजेक्ट था, जो कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट था ड्राई लैंड पे, तो उन्होंने इसी क्लासिफिकेशन को देख के अपना काम किया था, यही एक्सेप्ट किया था। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जो वेदर कांस्टेंट होते हैं, वेदर फिनोमेना जो होते हैं, वन बाय वन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सोलर कांस्टेंट। देखो सोलर कांस्टेंट क्या होता है? ये सन है हमारा, यहाँ से सनलाइट आ रही है, ये हमारी अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। तो जो सनलाइट से कितनी
लाइट एमिट हो रही है 1 मिनट में, जो 1 सेंटीमीटर, हमने इस अर्थ का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एक एरिया ले लिया आउटर सरफेस में, क्योंकि जितनी भी सनलाइट है सबसे पहले तो आउटर सरफेस पे ही टकराएगी ना, तो वो कितनी आ रही है 1 मिनट में। हमने ये मेज़र करना है कि वो 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितनी जो सनलाइट है वो आ रही है, तो उसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। और इस वजह से हम हर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉ करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर एनर्जी आई कितनी है, सोलर लाइट एमिट कितनी हुई है। तो ये जो सोलर कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकाली गई है, वो है 1.94 कैलोरी। कैलोरी क्या होता है? एनर्जी की यूनिट। और किस में निकाली हमने? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लिया था और कितनी देर? 1 मिनट के लिए। तो 194 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट कितनी आ रही है? वो थी 1.94। तो ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। सी, जो लाइट है उसके वो ड्यूल नेचर होती है, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगी। लाइट का ड्यूल नेचर होता है, एक होता है वेव फॉर्म, दूसरा होता है पार्टिकल। तो लाइट दोनों फॉर्म में ट्रैवल करती है। स्पेस होता है यहाँ से यहाँ तक, जो ये वैल्यू है मैंने पिछले किसी लेक्चर में पढ़ाया था कि जो स्पेस है 100 किलोमीटर अर्थ के ऊपर जाएंगे हम, एक कारमोन लाइन आएगी, उसके बाद अगर हमने एक कदम भी बाहर रखा तो हम स्पेस में एंटर हो जाएंगे। तो ये जो स्पेस है यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे जो लाइट है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, इसके बाद तब वो अर्थ में एंटर हो जाएगी तो वो एज ए पार्टिकल वो ट्रैवल करेगी। और पार्टिकल में होते हैं एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट। ऑफ कोर्स लाइट एक एनर्जी है, तो उन एनर्जी के पैकेट को बोलते हैं फोटोन। तो आगे जो सोलर रेडिएशन आ रही है वो डिफरेंट वेवलेंथ की आ रही है। ऐसा नहीं कि सन एक ही वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहा है। इसमें गामा रेज भी होते हैं, इसमें एक्स रेज भी होती हैं, यूवी भी होती हैं, विजिबल होती हैं और फिर इंफ्रारेड रेज होती हैं। तो जो गामा एक्स रे रेज होती हैं ये तो अर्थ पे आती ही नहीं है। अगर ये आती तो समझ लो हम जिंदा ही नहीं होते, बर्न हो चुके थे। उसके बाद जो यूवी रेज है, हमने स्ट्रेटोस्फीयर में पढ़ा था, एक ओजोन लेयर होती है जो यूवी रेज को कैप्चर कर लेती है, क्योंकि यूवी रेज आगे यूवी रेज ए बी सी ऐसे क्लासीफाई किया हुआ। ए और बी, तो ए तो थोड़ा बहुत फिर भी आ जाता है अर्थ सरफेस, वो इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन बी सी तो सबसे डेंजरस होता है यूवी रेज का जो एक टाइप है। ये अगर ये सन से आ रहा है, अगर ये ओजोन लेयर से फिल्टर होके पास होके वापस अर्थ की तरफ आ भी गया तो बहुत कैंसर काजिंग चीज़ है, ये बहुत जल्दी म्यूटेशन कर देगा। तो ओजोन लेयर इसी यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर में हमारा PAR रीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यही वाली वेवलेंथ है, जो सनलाइट की वेवलेंथ है जो सन से आ रही है, को प्लांट एब्जॉर्ब करके खाना बनाते हैं, जिससे हम इस धरती पे जिंदा बचे हुए हैं। PAR जो रीजन है उसमें होता है विबग्योर नाम का एक स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इसी फॉर्म में याद करने होते हैं। तो ये इसी फॉर्म में होते हैं। और जो ये PAR है इसको मेज़र करने के लिए जो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं क्वांटम सेंसर। ऑफ कोर्स क्वांट फोटोन से हमने ये वर्ड लिए गए हैं, तो मतलब ये कितनी एनर्जी आ रही है इसको हम क्वांटम सेंसर से मेज़र करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन पहले ही एग्जाम में आ चुका है कि PR को फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोट पर मीटर स्क्वायर। देखो ये यूनिट है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ये सेम ही बात है। वैसे तो ये SI यूनिट होती हैं, CGS यूनिट होती हैं, तो ये वहाँ से डिफ़र कर जाती हैं, क्योंकि कई जगह USA में उस चीज़ को किसी और चीज़ से दिखाया जाता है और हमारे यहाँ इसको कैलोरी से दिखाया जाता है, इस वजह से ये डिफ़र कर जाती है। वरना बात ये एक ही है, तो ऐसा कन्फ्यूज मत हो ना कि कहीं पे वाट लिखा है कहीं पे कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये बस मेज़र करने का तरीका अलग है। अब देखो हमने क्यों सोलर कांस्टेंट को आउटर जो अर्थ सरफेस है, एटमॉस्फेयर है, वहीं से क्यों मेज़र किया। देखो जो सनलाइट आ रही है सन से, वो ज़रूरी थोड़ी है कि जितनी सनलाइट वो आ रही है उतनी ही अर्थ पे पहुंचेगी। हमने तो सोलर कांस्टेंट में कितनी आ रही है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना गिर रही है वहाँ पे वो मेज़र करना था। लेकिन अगर हम नीचे से मेज़र करेंगे तो बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जो कंप्लीट सनलाइट को अंदर आने नहीं देते। जैसे कि हमने ओजोन लेयर पढ़ा, वो यूवी रेज को कैप्चर कर लेता, लेकिन आउटर सरफेस पे तो हमें ये पता करना था ना कि कितनी सनलाइट आ रही है।
चाहे वो गलत, चाहे वो मतलब डेंजरस हो, चाहे वो हार्मफुल हो, चाहे वो बेनिफिशियल हो, वो उससे हमें नहीं मतलब। तो सबसे पहले जो सनलाइट आएगी, आ रही है, ये देखो आउटर जो लेयर है इसमें पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे उससे टकरा के डिफ्यूज़ हो जाएगी, मतलब डायरेक्शन चेंज कर लेगी, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकती है। फिर आगे फिर पार्टिकल होंगे, आगे फिर वो टकराएगी, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में वो चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, एक डिफ्यूज्ड सनलाइट हो जाएगी। ये तो डायरेक्ट नहीं आएगी, ये तो अर्थ के पास क्या पता पहुँचे भी ना, लेकिन ये पहुँचती है। उसके बाद एक होती है जो सन से डायरेक्ट आएगी, ये कहीं डिफ्यूज़ नहीं होगी, ये डायरेक्ट आएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट आ गई, उसके बाद ये डायरेक्ट होने के बाद ये अर्थ सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आई और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई कहाँ, सन के पास। यही फिनोमेना होता है जो हमारी सैटेलाइट वगैरह हैं वो यूज़ करती हैं कि कहाँ पहाड़ है, उसकी कितनी डिस्टेंस है। तो ये लाइट वो ऊपर से छोड़ते हैं, वो टकरा के आती है, फिर वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इस बेस पे वो हिमालय वगैरह की हाइट कैलकुलेट करते हैं। सी आगे देखो, ये जो डिफ्यूज्ड है, जो ये डिफ्यूज हुई है सनलाइट, ये ऐसे ऐसे करके पहुंच जाएगी। एज यू नो, अगर फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने पढ़ा हो, वहाँ पे एक क्लोरोफिल ए नाम का एक पिगमेंट होता है, वो जो फोटो सिस्टम 1 और 2 पे काम करता है, जो कि 60, 80 या फिर 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इनसे ज़्यादा की लाइट आ गई तो वो पिगमेंट को ऑक्सीडाइज कर देगी। ऑक्सीडाइज करने का सीधा मतलब है कि हमारा पिगमेंट बर्न हो जाएगा, फिर काम ही नहीं होगा वहाँ पे। तो ये जो डायरेक्ट लाइट आ रही है, ये काफ़ी एनर्जेटिक होती है। अगर ये डायरेक्ट सनलाइट प्लांट यूज करेंगे तो पिगमेंट्स बर्न हो जाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। जो ये डिफ्यूज्ड लाइट है, ये आगे चल के सरफेस पे आएगी, इसी को एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट द्वारा, क्लोरोफिल ए द्वारा, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एनर्जी वाली नहीं होती, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता हमारा क्लोरोफिल जो प्लांट में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखो, लग रहा स्टार्टिंग में डिफ्यूज़ हो रही है, वापस ले जाएगी, लेकिन यही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर में प्लांट के लिए, ठीक है। कैन पेनिट्रेट प्लांट बेटर देन डायरेक्ट रेडिएशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ अब्जॉर्ब कर लेगा वो क्लोरोफिल ए। अब जो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट रेडिएशन को क्या बोलते हैं हम, एल्बिडो, ठीक है। एल्बिडो अगर वैल्यू निकालनी हो क्या होती है, जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है आई और ये रिफ्लेक्ट हुई, उसको हम इंसिडेंट रेडिएशन से डिवाइड कर देंगे। इंसिडेंट तो क्या पता ज़्यादा हो, रिफ्लेक्ट होके तो कम ही जाए, अर्थ में एब्जॉर्ब कर लें। तो रिफ्लेक्टेड कितनी हुई है और इंसिडेंट कितनी हुई है, और 100 में मल्टीप्लिकेशन करके हम देखें तो हमारा एल्बिडो आएगा। ये जनरली पूछा जाता है एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो वो होता है जितनी सनलाइट आ रही है वो वापस से रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, वो कितनी आई है और वो कितनी रिफ्लेक्ट हुई है, उसी की रेशियो को बोलते हैं एल्बिडो। पीछे हमने एक लैप्स रेट पढ़ा था, ये एल्बिडो वो लैप्स रेट अलग था, वो टेम्परेचर के बेस पे था, और एल्बिडो किसके बेस पे है, सनलाइट कितनी आ रही है और कितनी जा रही है उसके बेस पे। तो देखो जो क्रॉप है उसका एल्बिडो कितना होता है, मतलब कि सनलाइट आई तो है लेकिन वापस कितनी भेज दी गई, 25 से 30% वापस चली जाती है टकरा के क्रॉप से। देखो कितनी ज़्यादा लाइट वापस चली जाती है क्रॉप से टकरा के। उसके बाद जो अर्थ है उसका 43% एल्बिडो होता है, यानी कि सिर्फ 57% अर्थ तक पहुंचने वाली जो 57% है उसी को अर्थ अब्जॉर्ब करता है। फिर रात के टाइम कूलिंग हो जाती है तो उसमें अपना टेम्परेचर रेगुलेट करता है, वो 57 से ऐसे बना के रखता है। अर्थ तो 53% वो कर देता है, एल्बिडो कर देता है। उसके बाद क्लाउड्स, देखो सनलाइट आ रही है, ऊपर ही क्लाउड है होते हैं, तो यहीं से टकरा के वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस क्लाउड पे अगर 100% आ रही है तो 55% तो इसने वापस रिफ्लेक्ट कर दी। और सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है वो होता है फ्रेश स्नो का। अगर कहीं हिमालय पहाड़ पे जाके देखो तो वहाँ पे एक सन तो होता है, हम देखते हैं कि गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन वो स्नो नहीं पिघल रही होती, वो पानी की तरह नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका एल्बिडो 95% तक है। जितनी भी वहाँ पे सनलाइट पड़ेगी वो वापस रिफ्लेक्ट कर देगी। अब बर्फ़ से पानी तो तब बनेगा ना, तब हीट को एब्जॉर्ब करेगा पानी या बर्फ़, तब बनेगा ना वो पानी, लेकिन वो अब्जॉर्ब कर ही नहीं, वो वापस रिफ्लेक्ट कर दे जा रही है। तो फ्रेश स्नो का सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है। आई होप कि आप सबको ये जो टॉपिक हैं वो इजीली समझ आ रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं लक्स। ये एक यूनिट होती है जो सोलर रेडिएशन आ रही है, जो सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी है उसको मेज़र करने के लिए हम लक्स जो ये टर्म है ये यूज़ करते हैं।
ये बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, जो भी मान लो जो भी एनर्जी का सोर्स है, ये यहाँ पर 1 मीटर में कितनी लाइट एमिट कर रहा है, इतना मेज़र करने के लिए हम लक्स यूज करते हैं। ये सब मेज़र किया जाता है लक्स में, एक ये यूनिट होती है। देखो अगर हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ ही रहे हैं साथ साथ, जो ये डायरेक्ट रेडिएशन आ रही है, ये वाली लाइन जो डायरेक्ट की मैंने दिखाई है, अगर अकेला इसको मेज़र करना है तो हम पायर हेलियोमीटर यूज़ करेंगे। हेलियो मीन सन, जो सन से डायरेक्ट आ रही है, तो पायर हेलियोमीटर। और जो ये डिफ्यूज हो रही है, इसको मेज़र करने के लिए हम शेडिंग पायरेनोमीटर यूज़ करेंगे। और अकेला पायरेनोमीटर दिख जाए तो उसका मतलब होता है कि टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। इसको एक वर्ड में बोलें तो इसको बोलते हैं इंसोलेशन। कैसे? इनकमिंग सोलर रेडिएशन का लास्ट वाला TION, ठीक है। इनकमिंग रेडिएशन को ही इंसोलेशन बोला जाता है। उसके बाद मैंने ये जो इंस्ट्रूमेंट है एक जगह पे सारे लिखती हैं, इनको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद देखो ये वेदर का ही हम फिनोमेना पढ़ लें। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म मतलब कितना सनशाइन आवर रहता है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया। इसको किसको क्लासिफिकेशन किया है? प्लांट की क्लासिफिकेशन है कि कितना सनलाइट रहता है, किसके बेस पे? फ्लावरिंग के टाइम पे। देखो प्लांट हमने शो कर दिया, शो करेंगे सीड होगा, वो सीड से वो सीडलिंग में डेवलप होगा, वो छोटे छोटे 2-3 पत्ते आ जाते हैं, हम देखते हैं फील्ड में, तो उसको सीडलिंग बोलते हैं। सीड से सीडलिंग को कन्वर्ट करना ही जर्मिनेशन कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें दिख गया कि हमारा प्लांट जर्मिनेट हो गया है, क्योंकि सीडलिंग में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ चलेगी, ठीक है। वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करने के बाद उसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव फेज आएगी जिसमें वो फ्लावरिंग बनाएगा। तो ये फ्लावरिंग को कितना सनशाइन आवर चाहिए आगे फ्रूट डेवलप करने में, उसके बेस पे प्लांट को 3 वे से क्लासीफाई किया गया। सबसे पहले है शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि जब फ्लावरिंग के टाइम डे की लेंथ 12 आवर से कम होनी चाहिए, सनशाइन आवर 12 आवर से कम होना चाहिए। देखो जितनी भी खरीफ की क्रॉप है वो जून में हम ग्रो कर देते हैं, और 21 जून क्या होता है? सबसे बड़ा दिन। उसके बाद वाले आने वाले दिन छोटे होते चले जाते हैं। तो सबसे बड़े दिन के टाइम तो हमने लगा दिया, उसके बाद जो वेजिटेटिव फेज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी, बट फ्लावरिंग फेज़ तो कहीं आगे ठंड के एरिया में जाके आएगी ना, तो तब तक तो बहुत कम टाइम हो चुका होगा, कम मतलब डे ज़्यादा नहीं होंगे, डे छोटे हो जाएंगे। सर्दियों के टाइम नॉर्मली होते हैं, रातें लंबी होती हैं और डे छोटे होते हैं। तो ये इस फिनोमिना को टोटली बता रहा है कि जो शॉर्ट डे प्लांट है वो खरीफ में आएंगे, क्योंकि उनका फ्लावरिंग टाइम ठंड के एरिया में जाते जाते उनको सनशाइन आवर कम चाहिए होता है। तो जितने भी खरीफ सीजन के प्लांट है या क्रॉप हैं, उन सबको क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट डे प्लांट। और लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं? रबी के हम विंटर सीजन में लगाते हैं, विंटर सीजन में लगाया उसके बाद तो उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ आएगी, फिर आगे कहीं जाके वार्म एरिया में लाइक फेब मार्च के टाइम पे उनके अंदर क्या आ जाएगी? रिप्रोडक्टिव फेज़ आ जाएगी। तो उस टाइम तो रिप्रोडक्टिव फेज़ टाइम तो वो गर्मियों में चले गए, गर्मियों में तो क्या होते हैं? लॉन्ग डे होते हैं, तो इसलिए रबी को लॉन्ग डे प्लांट में कैलकुलेट किया जाता है। डे न्यूट्रल प्लांट, इन पे एज सच कुछ इफेक्ट नहीं होता, चाहे कितना ही सनशाइन हो। फॉर एग्जांपल टोमेटो, सनफ्लावर, मेज़। अब आपको पता है कि मेज़ एक खरीफ सीजन की क्रॉप है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको इसमें भी कैलकुलेट, इसको मतलब इसमें भी लिया जाता है और इसमें भी कैलकुलेट किया जाता है। दोनों में इसको देख लिया जाता है कि इसका खरीफ सीजन भी है और एक ये डे न्यूट्रल प्लांट भी। उसके बाद हम एक और पढ़ेंगे, वो है फोटोट्रोपिज्म। ये था फोटो पीरियोडिज्म कि सनशाइन का कितना पीरियड रहता है। अब फोटोट्रोपिज्म, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों टर्म अलग है। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है कि कोई प्लांट बिल्कुल उसी ओरिएंटेशन में ग्रोथ होंगे जहाँ वो सनलाइट को देखेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे वर्ल्ड का सबसे फेमस एग्जांपल है कि सनफ्लावर जहाँ सन होगा उसी की डायरेक्शन में ग्रो होगा, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। उसके बाद देखो जो वेदर है या फिर इन्वायरमेंट है, इसमें हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट को लेके 3 वे से प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट चीज़ है जो कंडक्शन होती है। कंडक्शन नॉर्मली हमने 10th क्लास में भी पढ़ा होता है। कंडक्शन क्या होता है? एक आयरन रॉड ली, हमने एक हीट सोर्स दिया, यहाँ पे हमने एक कॉर्नर से इसको गर्म किया,
बट ये सडनली अगर हम हाथ लगाएंगे तो दूसरे कॉर्नर पे भी गर्म होगा। इसमें क्या हुआ है, मैटर तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मैटर तो यहाँ पे जो है वही है, यहाँ पे जो है वही है, लेकिन इस मैटर के थ्रू क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र की गई है। तो कंडक्शन में क्या होगा, मैटर कांस्टेंट रहेगा और मैटर के थ्रू हीट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। उसके बाद है फिनोमिना कन्वेक्शन है। तीन प्रोसेस है, एक हमने पढ़ ली कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा कि मैटर ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए वो मैटर ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। नॉर्मली हम घरों में गर्म पानी करते हैं, ये कोई हीट का सोर्स लिया, यहाँ हमने पानी रखा, यहाँ पे जहाँ जहाँ पानी को एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी लेके क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। और गर्म पानी हमेशा क्या होता है, जो चीज़ गर्म हो जाती है वो एनर्जेटिक हो जाती है और वो क्या होती है, हल्की होती है। हल्की होके ये पानी देखो गर्म होके ऊपर चला गया, तो ऊपर वाला पानी क्या ठंडा है, जो कि हैवी है, तो ये हैवी पानी नीचे आ जाएगा। तो इस वे से क्या हमारा मैटर जो जहाँ था वहाँ है, नहीं, ये गर्म होके ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। तो मैटर के ट्रांसफ़र से जो हीट का ट्रांसफ़र होगा उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और ये सिर्फ पानी में नहीं होता, हमारे इन्वायरमेंट में भी होता है। देखो गर्म हवाएं, इक्वेटर पे मैंने पढ़ा था, इक्वेटर पे क्या होती है, ज़्यादा सनलाइट होती है, तो इक्वेटर से हवाएं क्या उठेंगी, एनर्जी लेके हल्की हो जाएंगी, ऊपर उठेंगी और ठंडी हवाएं नीचे आएंगी। तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ भी है, इन्वायरमेंट में भी होती है। उसके बाद इन्वायरमेंट की पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद रेडिएशन। देखो कंडक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन पढ़ लिया, लेकिन सन जो है, सन से भी तो डायरेक्ट लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो उस जो सन से आएगी उसको बोलते हैं रेडिएशन। जो बिना किसी मीडियम के थ्रू आएगी उसको बोलेंगे रेडिएशन, जो कि सन से आती है। एग्जाम्पल है सनलाइट। उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं, किसको, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। सबसे वर्ल्ड फेमस इंस्ट्रूमेंट है थर्मोमीटर। अच्छा, थर्मोमीटर को 2 वे से क्लासीफाई किया जाता है, एक मैक्सिमम थर्मोमीटर, एक मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम थर्मोमीटर एज यू नो कि मरकरी होता है, जितना उसको मरकरी को जितना गर्म लगेगा वो उतना ही अपलिफ्ट होता चला जाएगा। तो इसको मरकरी वाले को मैक्सिमम क्यों बोल रहा है। सी जो अभी रिसेंटली जो 58 डिग्री सेल्सियस अर्थ पे टेम्परेचर है वो नोटिस किया गया, वो अर्थ का सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर था, 58 ओनली। और जो थर्मामीटर मैक्सिमम है उसमें हम 356 तक टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक मरकरी वाला, मरकरी जिसके अंदर होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। और मिनिमम टेम्परेचर वो थर्मामीटर जिसमें अल्कोहल या इथेनॉल होती है, और ये क्या करेंगे, -114 है, 114 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना कम टेम्परेचर हो गया, इस तक को मेज़र कर सकता है, इसको बोलते हैं मिनिमम थर्मोमीटर, जो कि हीट को मेज़र करता है। इसके बाद अगर हम एक और पढ़ें, एक होता है ग्रास मिनिमम थर्मोमीटर। तो वो क्या मेज़र करता है, वो ये तो इन्वायरमेंट में देखेंगे हम, लेकिन वो क्या करेगा, अर्थ सरफेस को मेज़र करेगा कि कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।